नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के इकाई 12 आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाइयां पर आधारित जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ ही में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आयतन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयतन जान लीजिए कि किसे कहते हैं। तो देखिए, तीन विमाओं यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो आकृतियां होती हैं वो जितना स्थान घेरती हैं उसे क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। यानी कि आयतन उसी का निकाला जा सकता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। जैसे घन और घनाभ होते हैं, यानी कि जैसे इस तरीके की आकृतियां होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई घन है इस तरीके का, देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई तीनों होती है। तो इसे देखिए क्या कहते हैं, इसे देखिए इस आकृति को घन कहते हैं। यानी कि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और मान लीजिए कोई घन के आकार की टंकी है और इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है। तो इस पानी का अगर हमको आयतन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस घन का आयतन निकाल लेंगे तो पानी का आयतन निकल आएगा। यानी कि जब हमें इसमें भरे हुए पानी का आयतन निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे घन का आयतन निकालना पड़ेगा। घन की हमको एक कोर पता होनी चाहिए, बाकी इसकी सारी कोरें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, क्योंकि घन जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, तभी उसको घन कहते हैं। और एक होती है घनाभ की आकृति। तो घनाभ की आकृति कैसी होती है आप लोग देख लीजिए। घनाभ जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, तो उसको क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। सेम आकृति इसी टाइप की होती है लेकिन जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर होती है। लेकिन जो घनाभ होता है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इस आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। इसमें देखिए आप लोग जान लीजिए, इससे कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पूछा जाता है कि जो है घन या घनाभ में फलक कितने होते हैं। तो देखिए घन और घनाभ में फलक जो है वो 6 होते हैं। फलक कौन से होते हैं, देखिए फलक यहाँ पर ये होते हैं। जैसे एक ये फलक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक पीछे का और एक आगे का। इस तरीके से 6 फलक होते हैं। इसी तरीके से जो है यहाँ पर घनाभ में भी होते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे ये देखिए एक आकृति बन रही है वर्गाकार। ये वर्गाकार आकृतियां कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी। एक ऊपर, एक नीचे, फिर एक इस साइड में और एक इस साइड में और एक पीछे और एक आगे। इस तरीके से जो है कितने जो है वर्ग बनेंगे, 6 वर्ग बनेंगे। और यही क्या कहलाते हैं, वही जो है घन और घनाभ के फलक कहलाते हैं। तो देखिए फलक इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब बात करते हैं कि शीर्ष या कोने कितने होते हैं। तो देखिए शीर्ष या कोने जो है 8 होते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और यहाँ पर नीचे 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 8 कोने होते हैं। इनको शीर्ष भी कह के पूछा जा सकता है और कोने भी कहकर पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए घन और घनाभ में कितने कोने हो जाएंगे, 8 कोने या कह लीजिए 8 शीर्ष हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें किनारे कितने होते हैं या इसकी जो है कोरें कितनी होती हैं या इसकी भुजाएं कितनी होती हैं। इस 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके किनारे कितने होते हैं या घन या घनाभ की कोरें कितनी होती हैं या इसमें भुजाएं कितनी होती हैं। तो इसका आंसर होगा 12 भुजाएं होती हैं। देखिए एक ये हो जाएगी, एक ये, दो, दो 4 और दो 6, दो 8 और फिर दो 10 और दो 12। इस प्रकार से 12 भुजाएं हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। घन और घनाभ में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। शीर्ष या कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। और किनारे, कोरें या भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। यहाँ पर इस चित्र से ना समझ में आ रहा हो
तो आप लोगों को देखिए ये रबर है, रबर से आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर फलक अगर कहा जाए तो देखिए एक फलक ये हो गया और एक ये पीछे वाला हिस्सा हो गया और फिर एक इधर का ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया और फिर एक इधर हो गया और इधर हो गया, यानी कि ये घनाभ के आकृति की रबर है। तो इसके देखिए फलक कितने हो गए, फलक इसके 6 हो गए। अगर इसको 20 से 2 पार्ट कर दिया जाए तो ये घन के आकार की हो जाएगी, यानी कि लगभग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर लगने लगेगी। तो ये जो है घन के आकार की हो जाएगी, तभी जो है फलक इसके कितने होंगे, 6 होंगे। और शीर्ष देख लीजिए, शीर्ष यहाँ पर देखिए 4 कोने इधर हैं और 4 कोने इधर हैं, तो कुल मिलाकर के 8 कोने या 8 शीर्ष इसके हो जाएंगे। और फिर बात करते हैं कि इसकी भुजाएं कितनी हैं या कोरें कितनी हैं या किनारे कितने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ये हो जाएगा, एक इधर नीचे का हिस्सा, फिर एक ये और इधर एक नीचे का हिस्सा, फिर एक इधर और ये एक नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पर 1 2 फिर 3 4 5 6, यहाँ पर 7, एक 8 हो जाएगा, फिर इधर एक 9, एक 10 और एक 11, एक 12। इस प्रकार से जो है 12 कोरें या भुजाएं या किनारे इसके होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों की आयतन समझ में आ गया होगा कि आयतन किसे कहते हैं, यानी कि तीन बीमाओं, यानी कि तीन बीमाएं जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई हो, तो वो आकृति जितना स्थान घेरती है, यानी कि जैसे ये घन है, ये घन जितना स्थान घेरता है, इस पूरे स्थान को क्या कहते हैं, जो है आयतन कहते हैं। जितना स्थान वो आकृति घेरे उस पूरे जो है स्थान को क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। अब घनाभ और घन आप लोग जान ही गए हो। घनाभ क्या होता है, तीन बीमाएं तो होती हैं, लेकिन इसकी बीमाएं जो होती हैं वो भिन्न जो है लंबाई की होती हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। और जो घन होता है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अब बात करते हैं कि घन और घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए घन के आयतन का फार्मूला होता है, घन घन का आयतन, यहाँ पर घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। जब भुजा मान लीजिए इसकी कोई एक भुजा या एक जो है कोर यहाँ पर मान लीजिए ए दी हुई हो, तो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसको लिखा जा सकता है घन का आयतन। और जो है घन के आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो देखिए इसकी इकाई या कह लीजिए इसका मात्रक जो होता है वो घन होता है। मान लीजिए यहाँ पर इसकी नाप अगर सेंटीमीटर में है तो आयतन क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसकी जो है भुजाओं की माप मीटर में दी हुई हो तो क्या हो जाएगी, घन मीटर, यानी कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, घन इकाई हो जाएगी। यानी कि अगर मीटर में है तो घन मीटर और सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर जो है घनाभ का हमको आयतन निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, तो लिखिए देखिए इसका जो है फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर तीनों को लिखना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से ये घनाभ के आयतन का फार्मूला हो जाएगा। और देखिए इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो अलग होती है, यानी कि जो है सेम नहीं होती है। लंबाई कुछ और होती है, चौड़ाई कुछ और होती है और ऊंचाई कुछ और होती है। और इसका जो मात्रक होता है वो भी जो है क्या होता है, घन इकाई होता है। यानी कि अगर इसकी भुजाओं की माप अगर मीटर में है तो घन मीटर हो जाएगी, यानी कि आयतन क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं धारिता किसे कहते हैं। तो देखिए धारिता किसे कहते हैं, आप लोग अच्छे समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है और उस बर्तन से मान लीजिए कोई तरल पदार्थ हमको नापना है, जैसे तेल है, पानी है या दूध है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको नापनी है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर जो है
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कोई बर्तन हो और उससे हमको जो है मान लीजिए दूध नापना है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो है यहाँ पर समझ लीजिए घनाभ का आयतन हमको निकालना पड़ेगा। घनाभ का आयतन यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरीके से समझ लीजिए ये भी क्या है, एक आयतन है। यानी कि घनाभ का आयतन हमको निकालना है, तो यहाँ पर 10 × 10 × 10 इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1000 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा ये घन सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कोई बर्तन दिया हुआ है, तो अगर हमको जो है उस बर्तन से तेल दूध या पानी कोई चीज़ अगर हमको नापना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले उस पानी का आयतन निकालेंगे। तो देखिए पानी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इस प्रकार से ये निकलेगा 1000 घन सेंटीमीटर। और फिर जो है ये 1000 घन सेंटीमीटर को अगर हमको लीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में आ रहा है, यानी कि जो आयतन आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो देखिए 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का कोई बर्तन हो, तो उससे अगर हमको कोई चीज़ नापनी है, तो समझ लीजिए कि एक बार में 1 लीटर उस बर्तन से नापा जा सकता है। तो जो ये 1 लीटर आई है, यानी कि जो 1 लीटर यहाँ पर आया है, ये 1 लीटर क्या है, उस बर्तन की धारिता है। यहाँ पर देखिए ये जो 1000 घन सेंटीमीटर निकाले हैं, ये उस जो है बर्तन का क्या है, आयतन है। और यहाँ पर जो 1 लीटर ये निकाला गया है, ये क्या है, उस बर्तन की धारिता है। यानी कि उस बर्तन से 1 लीटर जो है एक बार में नापा जा सकता है। यानी कि किसी बर्तन में जितना तरल पदार्थ भरा जा सकता है या एक बार में नापा जा सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि कोई बर्तन हो तो उसको अगर इस तरीके से जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से निकालेंगे, तो ये तो उसका आयतन निकलेगा, लेकिन उस बर्तन से कोई तरल पदार्थ कितना नापा जा सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका जो है उसकी क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। यानी कि दोनों सेम ही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ अंतर है धारिता और जो है आयतन में। यानी कि इस तरीके से अगर आप निकालेंगे जो है घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में, तो वो आपका क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। और इस तरीके से जब लीटर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, उस बर्तन की धारिता हो जाएगी। यानी कि किसी भी बर्तन में कितना तरल पदार्थ आ सकता है या कितना तरल पदार्थ उस बर्तन से नापा जा सकता है, वो उस बर्तन की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। अब नीचे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर मिट्टी के तेल के दाम 16 रुपए हैं, तो 4 लीटर मिट्टी के तेल के दाम कितने होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पवन की बुक में दिए गए हैं। आसान क्वेश्चन आप सभी लोग लगा सकते हो, लेकिन बुक में दिए हुए हैं तो ये हमको करवाना पड़ रहा है। आप लोगों को भले ही ये बहुत आसान लगे, लेकिन देखिए जो बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं ज़्यादातर वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए लगाना अनिवार्य होता है। ये ना हो कि बाद में सर ये क्वेश्चन नहीं बताया गया, तो इसीलिए चाहे क्वेश्चन आसान हो चाहे कठिन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी देखिए पवन की बुक में दिया हुआ है, इसीलिए जो है लगवाना पड़ रहा है। देखिए 1 लीटर मिट्टी के तेल का दाम 16 रुपये है, तो 4 लीटर मिट्टी के तेल के दाम कितने होंगे। आप सभी लोग इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे, 1 लीटर मिट्टी के तेल का दाम बराबर, देखिए 1 लीटर मिट्टी के तेल का दाम दिया हुआ कितना, 16 रुपये। और फिर देखिए कहा गया है कि 4 लीटर मिट्टी के तेल का दाम बताइए। तो देखिए 4 लीटर मिट्टी के तेल का दाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का 16 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64 हो जाएगा। यानी कि 64 रुपये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर
हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि 1 लीटर मिट्टी के तेल का दाम दिया हुआ है और हमको 4 लीटर मिट्टी के तेल का दाम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 16 को 4 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से 64 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा? एक कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो एक कनस्तर शब्द आया है इसी की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक कनस्तर में कितने लीटर तेल आता है। और जब ये आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ से आप लोग ये जो है जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि जो है एक कनस्तर में कितने लीटर तेल होता है। तो देखिए एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि एक कनस्तर में कितने लीटर, 16 लीटर तेल आ सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए एक कनस्तर में कितने अर्ध बोतल तेल आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि एक अर्ध बोतल में, देखिए एक अर्ध बोतल का मतलब है कि जो आधा लीटर का बोतल हो। अर्ध बोतल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 लीटर, यानी कि आधा लीटर का बोतल होगा, उसको कहेंगे अर्ध बोतल। और फिर जो है 1 लीटर, देखिए 1 लीटर में अगर मान लीजिए 1 लीटर हमको तेल जो है नापना है, तो यहाँ पर देखिए कितने बोतल की हमको जरूरत लगेगी, तो 2 × 1 अर्ध बोतल, 2 × 1 अर्ध बोतल, यानी कि कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 2 अर्ध बोतल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे कि 1 लीटर बराबर कितने अर्ध बोतल, 2 अर्ध बोतल। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको एक कनस्तर भरना है, तो एक कनस्तर में 16 लीटर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है, 16 लीटर तेल आता है। एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1 अर्ध बोतल। और जब हमको 16 लीटर तेल जो है भरना हो, तो 16 लीटर तेल के लिए कितने अर्ध बोतल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए कितना, 2 × कितने, 16 अर्ध बोतल। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 16 अर्ध बोतल, क्योंकि यहाँ पर 16 लीटर तो हमको भरना ही है, और जो है आधा जो है लीटर ही तेल एक अर्ध बोतल में आता है। तो इसलिए यहाँ पर 16 × 2 अर्ध बोतल हो जाएगा। तो 16×2 = 32, यानी कि 32 अर्ध बोतल यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 32 अर्ध बोतल। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ये पता होगा कि एक कनस्तर में कितने लीटर तेल आता है, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 16 रुपये हो, तो एक कनस्तर की कीमत क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए कनस्तर शब्द आया हुआ है, 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत दी हुई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 लीटर, 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत बराबर कितनी दी हुई है, 16 रुपये। और फिर कहा गया है तो एक कनस्तर की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो है एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है, 16 लीटर तेल आता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 16 रुपये है, तो एक कनस्तर की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 16 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है कि एक कनस्तर में 16 लीटर तेल आता है, तो यानी कि हमको 16 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत निकालनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, आता है
अतः 16 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत बराबर मिट्टी के तेल की कीमत बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा 16 × 16, यानी कि 16 का 16 से गुणा कर देंगे तो देखिए 16 16 कितना होता है 256 होता है, यानी कि यहाँ पर 256 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन माप की इकाई क्या है? आयतन माप की इकाई क्या है? इसको भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए आयतन माप की इकाई क्या होती है। देखिए इकाई घन के आयतन को मापन की इकाई मानते हैं, यानी कि इकाई घन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई घन है इस तरीके से, और उस घन की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है 1 मीटर या 1 जो है सेंटीमीटर हो, तो जो उसकी जो आयतन है उसका वो क्या हो जाएगा 1 घन मीटर या 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो है घन है, और इस घन की मान लीजिए एक भुजा जो है वो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसको क्या कहेंगे कि इसका जो आयतन है वो कितना है 1 घन इकाई है। यानी कि इकाई घन के आयतन को मापन की इकाई मानते हैं। मान लीजिए एक घन है जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 इकाई है, ऐसे घन को इकाई घन कहा जाता है। इकाई घन का आयतन 1 घन इकाई माना जाता है। यदि जो इकाई है ये अगर सेंटीमीटर में हो तो इसका जो आयतन है वो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। और यदि जो है इसकी इकाई जो है वो मीटर में हो तो इसका जो आयतन होता है वो घन मीटर या जो है मीटर क्यूब के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए आयतन के माप की इकाई क्या होती है घन इकाई होती है। यानी कि अगर सेंटीमीटर में हो तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर में हो तो घन मीटर आयतन की इकाई हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए द्रव का आयतन हमको मापना हो तो उसको हम किस में ज्ञात करते हैं। मैं आप लोगों को अभी पहले बता भी चुका हूं, और एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी आप लोगों को आयतन और धारिता में अंतर ना समझ में आया हो। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से और समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि हमको द्रव का आयतन ज्ञात करना है। द्रव का आयतन, मान लीजिए हमको द्रव का आयतन ज्ञात करना है। मान लीजिए ये क्या है, ये एक घन है, और इस घन में जो है क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, और उस पानी का हमको क्या करना है आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घन का आयतन ज्ञात करेंगे। लेकिन जो घन का आयतन ज्ञात करेंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका आयतन होगा। लेकिन उसी को जब हम जो है क्या करते हैं लीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि जो है जितना पानी इसमें भरा हुआ है उसको निकाल लेते हैं लीटर में, तो वो क्या हो जाती है उस बर्तन की धारिता हो जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जब हमको किसी बर्तन की धारिता निकालनी हो तो उसको हम लीटर में निकालते हैं, और अगर आयतन निकालना हो तो उसको सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर में सॉरी उसको घन सेंटीमीटर या घन मीटर में ज्ञात करते हैं। कुल मिलाकर के आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है घन सेंटीमीटर या घन मीटर होती है। लेकिन जो धारिता की इकाई होती है या जो धारिता मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, वो लीटर में मापी जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द्रव का आयतन जो है उसका मापन, द्रव के आयतन का मापन हम किस में करते हैं, द्रव के आयतन का मापन हम लीटर में करते हैं, लीटर में किया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो द्रव होता है, द्रव का जो आयतन होता है उसको हम किस में नापते हैं लीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर जब लीटर में उसकी माप ज्ञात करते हैं तो वो क्या होती है, वो उस बर्तन की धारिता होती है। अब यहाँ पर धारिता से संबंधित कुछ जो है पैमाने देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 हेक्टोलीटर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेका लीटर होता है।
1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर और 100 लीटर होता है। 100 लीटर, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेकालीटर होता है और 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर होता है और 10 डेकालीटर बराबर 100 लीटर होता है और 1 डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। ये यहाँ से जो है आप लोग पैमाने याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। अभी इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई बर्तन हो तो उससे 1 लीटर जो है तेल या द्रव कोई भी नापा जा सकता है। यानी कि उस बर्तन की धारिता कितनी होगी, 1 लीटर होगी। अगर जो है बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का हो तब। तो यहाँ पर 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। फिर देखिए 1000 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। 1 घन मीटर, तो यहाँ पर जान लीजिए कि देखिए एक जो है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और जो है 1 मीटर ऊंचा कोई भी बर्तन हो, तो अगर उसमें द्रव पदार्थ कोई भरा जाता है, कोई भी तरल पदार्थ भरा जाता है, तो उसमें 1000 लीटर आएगा। यानी कि ऐसा बर्तन जो जो है मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर जो है ऊंचा हो, तो उसमें 1000 लीटर जो है पानी भरा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके के पैमाने स्टूडेंट की समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 घन मीटर कहा गया और यहाँ पर 1000 लीटर इसके बराबर में लिखा गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई मान लीजिए टंकी है और जो है उसमें पानी भरा हुआ है, इस तरीके से पानी मान लीजिए उसमें भरा हुआ है। तो देखिए मान लीजिए ये 1 मीटर जो है ऊंचा है बर्तन और ये चौड़ाई जो है वो भी 1 मीटर है और जो है यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है और जो है ये चौड़ाई जो है ये सारा कुछ 1 ही मीटर दिया हुआ है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है। तो अगर इसमें पानी भरा जाएगा तो वो 1000 लीटर पानी होगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप ये पैमाने अगर याद कर लीजिए तो आपको धारिता जो है किसी भी बर्तन की निकालने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बर्तन का आयतन ही निकालना पड़ेगा और जब आयतन निकालोगे तब आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपको धारिता पता चलेगी उसकी। तो यहाँ पर धारिता इसकी ज्ञात करने के लिए हमको ये पैमाने जरूर आने चाहिए कि एक जो है 1 घन सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर देखिए 1000 घन सेंटीमीटर में कितने लीटर होते हैं ये हमको पता होना चाहिए, या 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर 1000 लीटर में कितने घन मीटर होते हैं या 1 घन मीटर में कितने जो है 1000 लीटर होते हैं, ये जब हमको पता होगा तभी जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी बर्तन की धारिता जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।